प्रत्याशी भाई मोहनलाल बड़ौली जी का इस सभा में प्रधान पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पगड़ी से स्वागत करता हूं। वाह जी वाह। भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम, मोहनलाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोहनलाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं गौतम जी से प्रार्थना करूंगा कि ललित बत्रा जी को और कविता जैन जी को पगड़ी बनाकर सम्मानित करें। अनिल ठक्कर जी को पगड़ी भाई है यार सुरेंद्र मदान जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हैं। तरुण देवीदास को पगड़ी पहनाकर गौतम जी सम्मानित करेंगे। इधर अशोक छाबड़ा जी को वकील रामधन जी वकील साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अंजू दैया स्वाति जी को रेखा जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। परशुराम गौड़ जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे गौतम जी। हरिप्रकाश सैनी जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित। खोलेदार साहब आगे आओ। खोलेराम खोलेदार जी हमारे पार्षद हैं, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। संजीव बलेचा जी को एक हमारे मुकेश बत्रा जी जो हमारे मंडल के प्रधान हैं, वो भी कृपा करके आगे आए। प्रतीक बत्रा को भी नहीं, आपकी थोड़ी मानेंगे। प्रतीक बत्रा जी आओ आगे। आजा बेटे। और गौतम जी आनंद भैया जी बैठे हैं पीछे। अशोक गौतम जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अरे भाई रामवीर मलिक एक्स सरपंच जबरपुर। रवि जैन एक सरोवा साहब है, आओ आगे आओ। रवि जैन जी को भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। पगड़ी दो जी। बस जी नहीं तीन पगड़ी बहुत है हमारे पास जी। नहीं पगड़ी कमाल कर दिया। की बात है पगड़ी में। अरे इधर आ जाओ यार। संगीत सरोवा अब जाए यार तुमने खाली कंवरपुर सिंह जी। सुरेश भारद्वाज जी आए, गौतम जी उनका सम्मानित करेंगे। पंडित ऋषि प्रकाश जी के भतीजे हैं ये। पंडित ऋषि प्रकाश जी के भतीजे जो हमारे एसपी होते थे एसपी जी के भतीजे आए, उनका गौतम जी सम्मानित करेंगे। अतुल जैन जी आए, उनका अतुल जैन जी आप पीछे खड़े हो, आगे आ जाओ। भाई अतुल जी। एक हमारे वो महामंत्री जी भी बैठे थे, वो कहाँ चले गए? महामंत्री जी वो पीछे छुपे बैठे हैं। संजय वर्मा जो हमारे उसके प्रकोष्ठ के प्रधान आइए प्लीज। नरेश वर्मा हमारे मंडल के अध्यक्ष आगे आइए। आज को बाकी नहीं रहना चाहिए भाई। अन्नू अत्रे जी कहाँ है? अन्नू अत्रे जी, अरे आओ भाई आओ ना। सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अशोक शर्मा जी जो हमारे पूर्व पार्षद है, संजय वर्मा जी नहीं आए, उसके आओ आगे। करा दिया सम्मान, तीनों का करा दिया। नोएडा के अशोक खत्री जी आए। अशोक खत्री जी मनु छाबड़ा का अशोक खत्री जी माता देता हूँ। भाई को थोड़ा रणबीर मलिक जी, मैं वहीं आगे कर रहा हूँ, उनका सम्मान और चलने में थोड़ा सा दिक्कत है। आप माला से स्वागत करेंगे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी का। बारी बारी आए और बड़ौली जी को माला पहनाए। दलवीर मेहरा जी
दलवीर भैया जी यहाँ विनोद छाबड़ा जी बैठे थे, वो किधर है? विनोद छाबड़ा जी, हमारे प्रिंसिपल हैं। हेलो, जगदीश चंद्र शर्मा जी, जगदीश चंद्र शर्मा जी हमारे समुदाय के प्रिंसिपल। पीछे चलो चुनाव आ जाओ। विनोद छाबड़ा जी, अब बुलवाओ जी। अभी पहले मैं बोल लूँ फिर बोलना। चलो गौतम जी स्वागत करते हैं और उसके बाद सभी वक्ताओं से प्रार्थना के वो 1 मिनट से ज्यादा कोई समय ना दे। अशोक संदीप गौतम जी, मैं यहाँ पधारने पर आप सबका सुनो सुनो। स्वागत करता हूँ। हाँ जी, सम्मानित मंच, आप उधर आ जाओ, जब तो बनेगी आ जाओ। हमारे सोनीपत से जो नुमाइंदे हैं वो राई हलके के बड़ोली गांव से हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में बचपन से ही लोगों की सेवा करी। उनके कार्य को देखते हुए सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद का टिकट दिया और वो बहुत अधिक वोटों से जिला परिषद के सदस्य चुने गए। उनकी कार्यशैली को देखते हुए राई हल्के से विधायक का टिकट दिया गया और वो बड़े श्रेष्ठ विधायक साबित हुए। उन्हें इलाके की बहुत सेवा करी, बहुत काम किया। उन्होंने कोई भी उनके घर में काम के लिए जाता तो कोई रिजर्वेशन नहीं थी। उनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए थे और उसी को देखते हुए इनको सोनीपत जिले का अध्यक्ष बनाया गया। ये कोई एमपी या एमएलए के बेटे नहीं थे, एक साधारण किसान के पुत्र थे। अपने काम के दम पर इन्हें राजनीति में जगह मिली। उसके बाद इनको हरियाणा प्रदेश का महासचिव बनाया गया और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो दोबारा से महासचिव बनाए गए। जब टिकट बांटे जा रहे थे, लोग बहुत चक्कर काट रहे थे, तो मैंने एक दिन बड़ोली जी से पूछा किसी टिकट के लिए आप भी तो ट्राई करो। कहने लगे भाई ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मनोहर लाल खट्टर जी थे, किसी को नहीं पता था कि वो देख के हरियाणा प्रदेश के होगा ना तो ये मुझे बुला के दे देंगे। नहीं भाई, मेरा काम तो सेवा करना है, मैं करता रहूंगा। 2 बार पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ोली जी को लोकसभा का टिकट दिया और काम कभी छूटता नहीं है। ये परिपाटी नहीं है कि पहले दादा बनेगा, फिर पोता बनेगा, फिर पड़पोता बनेगा। इनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट देकर कमल का फूल दे करके मोदी जी ने उनको सोनीपत में भेजा और हमें भी मजा आया काम करने में। किसी शरीफ आदमी के लिए जब हम वोट मांगते हैं, ईमानदार आदमी के लिए हम वोट मांगते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हम गर्वान्वित हो जाते हैं और ये बड़े खुशी की बात है। बड़ोली जी यहाँ पर आए और हम उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ये सोनीपत की क्रीम बड़ोली जी को के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ मेरे बुलावे पे इकट्ठी हुई है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में मोहन बड़ोली जी सबसे ज्यादा वोटों से जीते और आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का समर्थन आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया। आज बहुत बड़ा आयोजन जो प्रदीप गौतम जी ने किया और जिस प्रकार से शहर के गणमान्य लोगों की हाजिरी आज सबके बीच में मेरे को आने का मौका मिला है। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं प्रदीप गौतम जी को और आप सभी से निवेदन भी करता हूं कि हो सकता है मेरी आप सबसे कोई बात ना हुई हो, आपसे ना मिला हो और ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, सबसे मिलना इसी प्रकार के प्रोग्रामों में हाजिरी लगती है। वो हाजिरी आज जो आप सब उपस्थित हुए हो, मेरी पूरी हाजिरी लगा लेना, ये एक निवेदन प्रार्थना आपसे करता हूँ। बहुत सारे भाई कोई ये कहे कि भाई मेरे से बात ना हुई, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार,
एक बार जोश के साथ बोलेंगे, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार ये नारा नहीं है, ये लोगों की भावना है। और ये लोगों की जो भावना है, नरेंद्र मोदी जी ने निवेदन किया है कि इस भावना के अनुसार आपका जो भी परिचित है, आपका पड़ोसी है, आपका साथी है, आपका रिश्तेदार है, वो देश के किसी भी कोने में रहता है, किसी भी प्रांत में रहता है, आप सबसे निवेदन है कि कमल के फूल के लिए वोट मांगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस बात की वोट मांगे। ये पहला निवेदन है मेरा आप सबसे। दूसरा निवेदन ये है कि जो मशीन रखी जाएगी, 2 मशीन रखी जाएंगी, 22 उम्मीदवार टोटल इस लोकसभा में आए और चौथे नंबर पर कमल के फूल का निशान आया। चौथे नंबर का जो बटन होगा वो कमल के फूल का होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि 4 नंबर वाला बटन दबा के अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे 10 वर्षों से देश की सेवा करने का जो मौका आप लोगों के आशीर्वाद से मिला है, आप सबने मोदी जी की पॉलिसी का, मोदी जी की सरकार के विकास के कार्यों का और मोदी जी ने किस प्रकार से पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से आज भारत की छाप बनी, आज हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का जो मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना मोदी जी ने लिया, विकसित राष्ट्र बनाने के साथ साथ ये देश विश्व गुरु भी बनेगा, ये देश शक्तिशाली भी बनेगा। और इस देश में जिस प्रकार की पहले से पूरी दुनिया में पूरी विश्व को मार्गदर्शन करने वाला देश रहा है, उस प्रकार के देश की रचना, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये 2024 का चुनाव इन सब संकल्पों को पूरा करने का चुनाव है। इसलिए कोई भी जातिवाद का मुद्दा, परिवारवाद का मुद्दा, क्षेत्रवाद का मुद्दा इस चुनाव में न आए। इस चुनाव में ये राष्ट्र के लिए चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाए। बहुत सारे भाई इसमें मोड़ देना चाहते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग बीच में आएंगे, बहुत तरह के बात भी करेंगे। तो उन सब की बातों में न आते हुए आप सबसे निवेदन है कि ये राष्ट्र की भावना से जुड़ा हुआ चुनाव है, देश के लिए चुनाव है, देश के लिए वोट डालें और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़े बहुमत के साथ जिताने का काम करेंगे। तो सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो, इस प्रकार का निवेदन, प्रार्थना आपके बीच में करने को आया। और एक मोदी जी ने जो राम राम आपके लिए भेजी है, भगवान श्री राम का मंदिर जो 22 जनवरी को अयोध्या में बना, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने की है, उसकी राम राम भी आपके लिए भेजी है। और राम राम एक बार मैं दूंगा, वो राम राम आप स्वीकार करना। ये राम राम फिर आके आपने देनी है। जो भी भाई आपको मिले, चुनाव 25 मई तक रहेगा, 25 मई को आपने वोट डालनी है। ये राम राम मोदी जी की जरूर देनी है। एक बार सभी इसको स्वीकार करेंगे। मोदी जी की, मोदी जी की, मोदी जी की, ये मोदी जी की राम राम। आने वाली 25 मई को कमल के फूल के सामने का बटन दबा के आप अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। इसी बात का निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय, उनका स्वागत करेंगे। मैं ललित मित्रा जी से प्रार्थना करूंगा, बहुत ही संक्षिप्त में अपनी भाषण का प्रयोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदर में मान के योग्य हम सबके बीच में कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी ने देकर के जिनको बीच में भेजा है, आप एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई प्रदीप जी, मंच पर आसीन सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सोनीपत के सभी
मोजिज हाजरी, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आवेदन करने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए। मित्रों, आपने देखा होगा कि मोदी जी का 10 साल का शासन और उससे पहले कांग्रेस सरकार का 60 साल का शासन। किस तरफ से विषय को शुरू करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर किए हैं, भाई आप सब उसकी तुलना करके देखिए। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 के अंदर, तो उन्होंने पार्लियामेंट की चौखट को चुन करके यही कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। और प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने जो 10 साल काम किया, 2 विषय उन्होंने सबसे पहले कहे थे। पहला ये कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं भ्रष्टाचार को देश से मुक्त करूंगा। और ये काम दोनों उन्होंने बखूबी करके दिखाए, आप और हम सब जानते हैं। राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया बेचता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे रास्ते में खत्म हो जाते थे। यानी किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, चाहे वो किसान निधि के रूप में हो, चाहे वो किसी की पेंशन के रूप में हो, 1 रुपया सीधा उनके खाते में आता है। पहला काम उन्होंने ये करने का काम किया। दूसरा काम उन्होंने ये कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित का दरवाजा खटखटा सकते हैं, बेडरूम में सोए होंगे तो उनको उठा सकते हैं, किसी प्रकार की हमें हिच नहीं है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को एक वोट जो है वो मोहनलाल जी के पक्ष में कमल का बटन दबा करके आपने डालनी है। मित्रों, एक बात मैं कहूंगा, कड़वी और सच्ची बात कहूंगा। हमारे शहर के लोगों की एक जो आदत हमने पिछले चुनाव के अंदर देखी है कि एक वोट जो है वो डालने में कोताही बरतते हैं। गर्मी है, आज सर्दी है, आज हमने छुट्टियां हो गई तो बाहर चले जाना है। तो मित्रों, इस बार मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव देश के लिए चुनाव है, राष्ट्र के लिए चुनाव है। आपने राष्ट्र के लिए वोट करना है। और कोई भी हमारा साथी, कोई भी हमारा मित्र जो यहाँ पर बैठा है, वो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में जाकर के एक बात जरूर कहे कि इस बार जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें एक वोट हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके उसके बाद विश्राम करेंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम रोटी खाएंगे। मैं तो यही प्रार्थना आपको करना चाहता हूं कि एक भी वोट हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। जितने भी साथी यहाँ बैठे अपना संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं कि इस बार जो है जितने वोटों से हम पहले जीते थे उससे फालतू वोटों से हम जिता करके सोनीपत से भाई साहब को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। मैं इतनी ही प्रार्थना आपके बीच में करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः एक बार कहता हूँ, भारत माता की। सभा के प्रत्याशी भाई मोहनलाल बड़ोली जी, सम्मानित मंच, सभी तमाम मातृशक्ति, उपस्थित सभी मेरे प्रबुद्ध समाज, मैं आपसे बड़ोली जी के लिए अपील करने आपके बीच में आया हूं। 25 मई को जो चुनाव है वो किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, वो विकास और विनाश का चुनाव है। इसलिए ये आपने सोचना है कि हमें अपने देश और प्रदेश के लिए विकास चाहिए। या ने इस सृष्टि के अंदर जन्म लिया, उसके बाद 200 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने इस सृष्टि में जन्म लिया, ईसा मसीह ने लिया, मोहम्मद प्रॉफिट ने लिया, और उसके बाद एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति 100 साल पहले जन्म लिया इस धरा के ऊपर, जिसको बाद में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाना गया। वो स्वामी विवेकानंद जी का एक ही ध्येय था कि वो राष्ट्र हित की बात करते थे कि मेरा भारत राष्ट्र सबसे बड़ा और गुरु राष्ट्र बने। इसलिए इंग्लैंड के अंदर उन्होंने स्पीच दी कि भारत से बढ़िया कोई देश नहीं, और योग के बारे में भी उन्होंने कहा। इस सदी के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, जिस व्यक्ति ने बिल्कुल नीचे स्तर से उठ के देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक जो अपनी भूमिका निभाई, उसमें 3 बार का चीफ मिनिस्टर का समय कार्यकाल और 2 वर्ष का प्रधानमंत्री का कार्यकाल, वो अतुलनीय है। ऐसा महामानव फिर दोबारा इस धरा पे शायद आए ना आए। इस महामानव को कभी खोने मत देना, और हाथ उठा के कहो, इस बार
इस बार 400 पार। एक शब्द और कहूंगा, मेरी छोटी बहन कविता जैन जी ने मुझे कहा कि एक बार राजीव जैन जी को आपने हराया, एक बार मैंने हरा दिया। भाई मेरी तो हार हो रही है 2635 वोट से, और बाकी मैं क्या बोलूंगा आपको। तो ये तो जनता फैसला करेगी किसको हराएगी किसको नहीं। धन्यवाद जी की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोहनलाल जी की जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं मां जी से प्रार्थना करूंगा वो आए और अपने विचार रखे। जय श्री राम, जय श्री राम। और बहुत लंबे समय से राजनीति में जिनका लंबा अनुभव, ऐसे प्रदीप गौतम जी। देश का चुनाव नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। क्योंकि आगे 20-25 साल के बाद मोदी नहीं होगा, योगी नहीं होगा, और केवल कौन होगा? ये जो देश आप बनाने का काम करेंगे। इसलिए सारे के सारे वोट बटन कमल का दबेगा। और भाई प्रदीप गौतम जी जो अपील करेंगे उसको भी मानना, मेरे भी अपील को मानना, और इसको सार्थक करना। आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कि तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूरी क्यों है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो 262 में ही बन जाएंगे, लेकिन 400 पार इसलिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारी कब सुरक्षित रहेगी, जब जो यूसीसी का बिल हो, चाहे सीएए को लागू करना हो, चाहे जनसंख्या का कानून बनाना हो, और भारत को आ गए हैं। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कांग्रेस ने गरीबों को अपना वोट बैंक समझा, और कांग्रेस ये सोची समझी साजिश थी कि देश की जनता को जात पात के अंदर उन्होंने बांटने का काम किया, देश को आरक्षण की आग में उड़ेलने का काम किया, गरीबों को गरीब रहने का उन्होंने मौका दिया, और उसके साथ साथ अनपढ़ता को भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और जिस तरह से 10 सालों के छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के अंदर 1 साल एक तरफ, 60 साल उनके और 10 साल बीजेपी के और मोदी जी के, तो जिस रफ्तार के साथ मोदी जी ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, न केवल देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, बल्कि सही मायनों के अंदर इस देश के गरीब को उसका हक देने का काम किया। और आप लोग पढ़े लिखे नागरिक हैं ज्यादा, क्योंकि सारी बातें सब बताते हैं। तो मैं केवल एक जो आर्थिक क्रांति, जो आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और केवल 10 सालों में नहीं, 8 सालों के अंदर हम 15वें से जो 5वें नंबर पर आए हैं, उसके पीछे का कारण है कि जो वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो उसके दोबारा आगे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने खुद कहा कि गरीब को उसके हक का केवल 15 पैसे मिलता है। और आज उनकी जो चौथी 5वीं पीढ़ी मैदान के अंदर है, और पुनः उस नारे को दोहराते हुए वो कह रही है कि हम आजादी के 76 साल बाद फिर से हम गरीबी को खत्म करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है केवल गरीबी को भगाने का काम, और गरीबों के नाम पर वोट वसूलने का काम। क्योंकि अगर कहीं सही मायनों के अंदर इस कांग्रेस को पता है कि गरीब उनका वोट बैंक है, निरक्षरता इनका वोट बैंक है, और देश को आगे ना बढ़ाना, जात पात में बांट देना कांग्रेस के असूलों पर, तो उनको जो चलना फूट डालो, राज करो। और अभी हमारे बीच में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी आपके बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और जयकारे लगाएंगे। जय श्री राम, मोहन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बोलो। देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, और ये वाला चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे हर चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और मैक्सिमम भारत की जनता ने ये ठाना है कि हमने तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी को बिठाना है। उसका कारण ये है कि आजादी के लगभग 76 साल हो गए हैं हमें आजाद हुए, और इन 76 सालों के अंदर लगभग 60 वर्ष तक
इस देश पर एक ऐसी पार्टी ने शासन किया जो केवल एक परिवार को जिसने आगे बढ़ाने का काम किया और देश की जनता ने उसको बार बार मौके देने का काम किया। तो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, सब लोग प्रबुद्ध नागरिक हैं, सब लोगों का IQ भी एक अलग तरह से चलता है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो केवल एक बात ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1970 से पहले इंदिरा गांधी ने भी, जिनके बगैर ये पार्टी पूरी नहीं होती। तो एक बार इन तीनों के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, हमारे वार्ड के पार्षद भी हैं। मेरे भारत माता की जय श्री राम। आज सेक्टर 14 की इस चुनावी सभा में मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे श्रद्धेय भाइयों, मातृशक्ति, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के भाई अनिल ठक्कर जी, तो कई बार जैसे जब चुनाव शुरू होता है तो कई चीजें से निकलकर सामने आती है। मैंने कहा कि पहले भाई ने हराया जैन साहब को, फिर बराबर हो गया हिसाब, फिर अब आज हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पूर्व में मंत्री रहे ऐसे मेरे बड़े भाई अनिल ठक्कर जी और आज की सभा के आयोजक मेरे भाई, बड़े भाई प्रदीप गौतम जी। और ये MLA MP से काम पड़ता है, 5 साल आप लोग भी काम लेते हैं तो 5 साल में एक बार MLA MP को भी आपसे काम पड़ता है। और वो काम क्या है? एक वोट का, वो वोट मांगता है आपसे 5 साल में और वो वोट देकर आप आपकी बड़ौली जी को कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत। राई से MLA बने, हरियाणा के सचिव महासचिव बने, 2 बार महासचिव बने और बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका काम करते हैं, सबको अवगत करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ऐसे आदमी को उन्होंने टिकट दिया, इसलिए हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक तरफ तो बड़ौली जी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो कि यहाँ का भी नहीं, हरिद्वार से उसको लाए हैं और अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है। ऐसे आदमी को टिकट देना, बापू आसाराम को टिकट देना या ऐसे आदमी को टिकट, जिनको तो जेल में होना चाहिए ऐसे आदमी को, और उनको टिकट के लिए सोनीपत में भेज दिया। बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस की। तो बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी आपसे अपील है कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा इंसान हमें हमारे बीच में दिया है। 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा, क्या सारे बात तो दो गई और मेरे को पूरी उम्मीद है कि बड़ौली जी जीते हुए, लेकिन जितने ज्यादा वोटों से जिताओगे, सोनीपत से कोई मंत्री नहीं बना सेंटर में, अब की बार मंत्री बनेंगे मोदी, सेंटर में मंत्री बनेंगे बड़ौली जी। जितनी ज्यादा वोटों से जिताओगे उतना बड़ा मंत्री बनेगा, ये आपके हाथ में काम किए। लेकिन मोदी जी के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि सोनीपत के लिए लोकसभा का प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उसमें अगर हमारे सोनीपत से मोहनलाल जी जीतते हैं तो सोनीपत को भी सोनीपत में काम करने में हमें आसानी होगी और सोनीपत में भी जो काम रह गए हैं बाकी वो करवा पाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमल का बटन दबाएं 25 तारीख को, और कोई भी वोट पड़ोस में आपके रिश्तेदार का रह ना जाए, सभी वोट आप डलवाएं। धन्यवाद। भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव होना है और निश्चित रूप से आज भारत के हर एक कोने से बच्चे बच्चे के मुंह से एक ही सुर में एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार मेरे प्रिय साथी और पिता तुल्य बुजुर्गों,
सम्मानित मंच एक बारी जोशीले अंदाज में जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सोनीपत लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको प्रत्याशी बनाकर कमल का फूल देकर हम सबके बीच में भेजा है, हम उस कमल के फूल को खिलाने का कार्य करें और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और मतदान एक दूसरे से, जो अगर कोई घर में है जो नहीं करना चाहता है तो उसको आप साथ लेकर आए। कोई साधन की या किसी चीज की जरूरत हो आप हमें बताएं उसके बारे में। और मैं आपसे यही अनुरोध दोबारा फिर करता हूं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने की मैं आप सबसे अपील करता हूं। और अभी मास्टर जी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था। श्यामलाल जी अपने विचार रखेंगे। श्यामलाल जी। भारत माता की। यार मैं बूढ़ा आदमी और तुम सारे जवान, ये आवाज तो पाकिस्तान में पहुंचा दो, पता लग जाए। मोदी भाई, जो पाकिस्तान के दीवाने हैं, चीन के दीवाने हैं, उनके कान खोल दो। भारत माता की। हाथ भी उठा लो भाई। परमात्मा ने हाथ दिया है जय करने के लिए। जय करोगे तो तुम्हारी विजय होगी, विजय होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। वो चंद बातें आप लोगों के आगे रखूंगा। ये पता नहीं आपके अंदर उन बातों के प्रति ध्यान है नहीं, तो मैं पुराना पापी। तो अब मैं आपके सामने, मेरे विद्वत मंडल बैठे हैं सारे, सबको प्रणाम। आप भी विद्वत मंडल है, आपको भी प्रणाम। राहुल गांधी बनाम राहुल खान, बता दो अपने आप को। वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल खान है। खान मुसलमान होता है और मुसलमान मुसलमान का होता है। आपका कैसे हो जाता है? जय श्री राम। अगर कांग्रेस अच्छी थी तो बताओ, जेके जम्मू कश्मीर को कांग्रेस ने क्यों अलग कर दिया? क्यों शेख अब्दुल्ला को दे दी कमान? अगर सुभाष चंद्र बोस ना होते तो इस देश को बचाने वाले क्रांतिकारी कहां पैदा? गवाही देने वाला कौन था? सुभाष चंद्र के विरुद्ध गवाही देने वाला कौन था? नेहरू। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किसने मरवाया? तो जिसने जनसंघ को खड़ा किया और एक ऐसी पार्टी बना दी कि आज जो पार्टी है पूरे विश्व में बीजेपी के नाम से मशहूर है और आपका नाम मशहूर है। चीन को 62,000 वर्ग किलोमीटर कांग्रेस ने क्यों दे दिया? बताओ, 62 के अंदर क्यों दिया? अगर कांग्रेस अच्छी होती, नेहरू अच्छा था तो देता ना। उन्हें तो ऐसी जारी करी, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई।
पढ़ेंगे क्या तो समझ होता है। और ये नारा लगाकर तीन आक्रमण कहलाता है वो सारा उसके पास है, थोड़ा हिस्सा हमारे पास। इनकी हाजिरी पक्की लगा तुम पाकिस्तान को दिया, क्यों दिया? क्योंकि हमारा तो 3 साल हमारे बर्बाद हुए, 3 साल, 2 साल कोरोना के हो गए, 1 साल फिर किसान भाई बैठे थे, 3 साल बर्बाद हुए हैं। लास्ट के 1 साल में जो राई हल्के का जो विकास होया है वो देखो कितना विकास होया है। अब 1 साल को देखना, आप 4 साल काउंट नहीं करना, सरकार के 1 साल में देखना। और क्या हाल हो रखा था पूरे जीटी रोड का, पूरे हल्के का, उसी को देखो कि कितना विकास होया है। मतलब ये देखो कोई आपने एक ऊपर तो है मोदी जी हैं, मोदी जी को कोई हलाने वाला नहीं है। आप कोई सोचते हो कोई मोदी जी जो है कम सीट आएंगी, 400 पार जाएंगे, ये तो 300 पार का नारा है। लेकिन यहाँ से अगर आपका ही मुखिया नहीं होगा तो फिर आप आगे क्या करेंगे? और जो पिछली तो हमारी गलती रही है, विधानसभा में भी जैन साहब को ले गए, वो भी ना हमारी बहुत बड़ी गलती रही है। तो आज सोनीपत तो पीछे हो रहा है, जो हमारे आज के जो विधानसभा में जो बैठे हैं वो जो जैन साहब के जो कराए हुए काम थे वो कोई पूरा नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा भाइयों को, मैं राज में साझा करो, राज में साझा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एमएलए रहते हुए पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में भी 2 बार लगातार, दूसरी बार अब जो मास्टर बनाया है, और कितनी जल्दी उनकी प्रोग्रेस हुई है ये चीज देखो। और एक हमारे बीच जो नेता आ रहा है वो जमुना पार का है, और उसके बारे में सभी को पता है आगे उसकी प्रवृत्ति कैसी रही है। बिल्कुल गुंडागर्दी वाली प्रवृत्ति रही है उनकी, काफी सारी वीडियो भी वायरल होती हैं। और एक आपके बीच तो बिल्कुल सज्जन आदमी है, बिल्कुल सज्जन। कोई भी आदमी किसी भी टाइम चला जाए, चाहे रात को 12 बजे चला जाओ, यूं निकल होगा तू बैठ बाहर, यूं कहता चल आ गया मैं। और जितना जरूरी होता है ना वो काम करते हैं। विचार रखते हैं। हरिओम शर्मा जी, कृपा जवान हो, जल्दी चलो। मैं बाद में, श्यामलाल जी बाद में बोलेंगे। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत साहब जी। मैं सभी का नाम तो नहीं लूंगा, बाकी दोनों मनचा सिंह हमारे प्रिय नेता और सामने बैठी पब्लिक जनता जो भारतीय जनता पार्टी की करीम है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज के टाइम में मैं मोहनलाल बड़ौली जी का थोड़ा बारे में बताऊंगा। मोहनलाल बड़ौली जी संघ से जुड़े हुए हैं और काफी पुराने जुड़े हुए हैं, लेकिन आज अगर हरियाणा में अगर संघ अगर किसी को सही मायने में विश्व का, वर्ल्ड का, आज तक भारत का कोई नेता इस कद तक नहीं पहुंचा जो विश्व नंबर 1 पर पहुंचा हो। ये उस महापुरुष की तपस्या, उसकी साधना, ये नरेंद्र मोदी की साधना है। आप लोग सभी नरेंद्र मोदी में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप अपनी वोट तो देंगे ही देंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस सगे संबंधी कमर कस के कि सत्ता किसी दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए, और जाएगी भी नहीं। निश्चित तौर पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक रिकॉर्ड के साथ जीत होनी चाहिए, एक रिकॉर्ड के साथ जीत होनी चाहिए। मेरे भाई नरेंद्र भारती जी ने कहा कि अनेक दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। कोई रहा होगा मुस्लिम देश, कोई रहा होगा ईसाइयों का देश, कोई बौद्धी रहा होगा, लेकिन यहाँ तो दूसरे धर्मों के लोग भी बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, होंगे दूसरे धर्मों के लोग भी रहते होंगे यहाँ प्रवासी के तौर पर रहते होंगे। यहाँ आधार कार्ड भी होगा उनके पास, राशन कार्ड भी होगा, उनकी वोट भी बनी होंगी। लेकिन मेरी मान्यता ये है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये मूलतः हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हम सब हिंदू भाई ये कसम उठाते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा हिंदुओं का रहेगा।
साढ़े 800 साल तक की सत्ता, गुलामी और दास्ता झेलने के बाद भी हम इसको बचा सके, तब भी ये हिंदुस्तान हिंदुओं का रहा। आगे तो कोई माई का लाल इसे बदल नहीं सकता, हमेशा ये हिंदुओं का ही रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि मोदी ने बड़े बड़ों की गर्दन दबोच दी है, जो खुलेआम लूट कर रहे थे, उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है दिन प्रतिदिन। दूसरी, मोदी जी के लिए लिखा कि मोदी जी का आचरण कैसा, मोदी जी का व्यवहार कैसा है। कैसा व्यवहार है? वो ऐसा व्यवहार है, राणा प्रताप शाह बहादुर योद्धा, वीर शिवाजी शाह युद्ध कौशल, विचार भगत सिंह जैसे हैं, चाणक्य नीति हर पल, कुछ चट्टू पट्टू अधकचरे, उनकी कौन करे परवाह। दुनिया में अब बज गया डंका, वाह भाई मोदी, वाह भाई वाह, वाह भाई मोदी, वाह भाई वाह। ऐसे ऐसे हो रही है ये न केवल भारतवर्ष में, बल्कि भारत के लोग विदेशों में जहां भी बैठे हैं, वहीं मोदी 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 के नारे लग रहे हैं।